Mhm. Welcome, students. बैच स्टार्ट हो गया बच्चों। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, एक ऐसी एनसीईआरटी आती है, न्यू एडिशन आ गया है नया, तो वो आपको परचेज कर लेना है। और आज हमारा एक टॉपिक है, देखो, एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं। एनसीईआरटी भी रेगुलरली पढ़नी है, साथ के साथ पढ़नी है, ठीक है ना आपको? साथ के साथ पढ़नी है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 पेज नंबर 125, ठीक है ना? बोल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, नई एनसीईआरटी के अनुसार भी सेम चैप्टर रहेगा। कुछ चैप्टर अपडेट कर दिए गए, बट मैं वो चैप्टर भी आपको थोड़ा बेसिक लेवल पढ़ाऊंगा, सेटाइजेशन वगैरह सब कुछ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? इस चीज को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। व्हाट इज सेल? सेल है क्या? देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट यूनिट। एक चीज याद रखो, दो प्रकार की चीज होती है, एक तो चीज क्या होती है, लिविंग एंड नॉन। आपने क्लास 10th में लास्ट में जैव प्रकरण नाम का एक चैप्टर पढ़ा था ना? उसमें सबसे पहली चीज ये थी, व्हाट इज सजीव और व्हाट इज निर्जीव, व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है। तो हमने एक बात करते हैं वाइटल फंक्शन, जितने भी हमारे वाइटल फंक्शन है, इससे हम बात करें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अलावा हमारा और भी कई सारे ग्रोथ हो गई है ना, ये सब चीजें कौन परफॉर्म करता है? मोशन, हाँ, गति हो गई। ये सब कौन करता है? मूवमेंट, सॉरी, गति है मूवमेंट। तो मूवमेंट कौन शो करता है? आपके सारे लिविंग करते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग क्या करते हैं? ये चीजें शो नहीं करते हैं, ठीक है। 11th क्लास में जब हम लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, तो कुछ एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे चीजों को, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। बट जब हम पढ़ेंगे, अभी जस्टली आपको याद रखना है, जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल की वजह से हो रहे हैं। और वो नेचर शो क्या कर रहे हैं? लिविंग नेचर। और जो नहीं हो रहे जिनके अंदर, तो उनके अंदर कौन सा नेचर शो हो रहा है? आपके नॉन लिविंग नेचर। क्लियर? अब लिविंग चीज देखो आप, एक सेल है, सेल के अंदर पता है क्या होता है? सेल के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें होती है। अब ये एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो इंडिपेंडेंस शो करती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करती है। एनसीईआरटी की लाइन है, फ्रंट पेज की लाइन है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करी। अब ये वर्ड क्या है? देखो, पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। देखो, जो आपके लिविंग है, वो लिविंग भी दो प्रकार की, एक तो क्या है, यूनिसेल्युलर, और एक क्या है, मल्टी। एक तो है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी। मल्टी सेलुलर, क्लियर? एक मिनट, एक फिल कर देते हैं। एक तो क्या होता है आपके यूनिसेलुलर, और होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है यूनिसेलुलर? ऐसे जीव, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल वर्क कर रही हो। सिंगल सेल का मतलब वो एक ही कोशिका है जो सारे ही काम कर रही है। सारे काम का मतलब वही रिप्रोड्यूस कर रही है नई जनरेशन को, ठीक है ना? ठीक है, वही जो है फूड के लिए दौड़ रही है, वही सब कुछ कर रही है। जैसे लाइक आपने सुना है अमीबा, आपके 10th क्लास के अंदर आपने नाम सुना था, क्या सुना था? अमीबा। यही अपना है ना, सारा एक ऐसी संरचना थी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, यही फूड के लिए दौड़ता था, ये रिप्रोड्यूस करता था अपने अंदर विखंडन विधि द्वारा, है ना, ये सब कुछ कर रहा था। तो ये तो है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या हो गए? अपन लोग, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या चीजें हो गई? मल्टी सेलुलर, ठीक है। जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता होता है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल है। हम नेकेड आई से देख नहीं सकते इनको, किसकी हेल्प लगेगी? माइक्रोस्कोप। चलो, यहाँ तक बात को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा भाई। सेल क्या है? एक तो लिविंग है, दूसरा सेल क्या चीज है? सेल एक तो एक लिविंग चीज है, एक सेल जो है वो आपके ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब आपकी बुक एक लाइन लिखती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें एक वर्ड है स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल यानी आकार,
ऐसे एक शेप दे रहा है आपको, पूरा प्रॉपर एक शेप दे रहा है, और एक क्या दे रहा है, फंक्शन, यानी आपको फंक्शन करना है, फंक्शन को भी जैसे कार्य कर रहा हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई ऑफिस जा रहा है, तो क्या कोई ना कोई वर्क कर रहा है, सीधा से इसका एक वर्क में निकालता हूँ वर्क, कोई भी वर्क कर रहा है ना, वही वर्क उसका फंक्शन है। और एक क्या कर रहा है आपका स्ट्रक्चर, और एक चीज में इसमें ऐड करता हूँ, लिविंग, लिविंग चीज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये चीज दो प्रकार की है। देखो, एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और लिविंग है। अब इसके बाद सबसे छोटी चीज का मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट। ये वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब समझो, ये एक सेल है, इसके अंदर इससे छोटी चीजें भी है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया इससे छोटा है, ठीक है, ई आर इससे छोटा है, क्या है, ठीक है, ई आर हो गया, इससे छोटा हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इससे छोटा है। इसके अलावा राइबोसोम, राइबोसोम इससे छोटा, ये सब इनसे छोटे हैं। ये ऑर्गेनेल है, किसके है, अंदर रहते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले कोशिका ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या है, इससे भी छोटे हैं। तो हम इन्हें सेल क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो नहीं करते, क्या नहीं करते, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो नहीं करते, क्यों नहीं करते, देखो ये इंडिपेंडेंट, ये लो खुश। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र रहना, सीधी सी बात हिंदी भाषा बोलो तो एक स्वतंत्र रहना। अब स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्रता का मतलब कि ये अपने अंदर अकेले रहे और क्या करें, खुद ही सब कुछ करे। जैसे अभी एक सेल है, ये सेल ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, यही सेल रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकती है, यही खुद सेल डाइजेशन कर सकती है, और अकेली रह सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसके अंदर कोई ऑर्गेनिल निकालूं और इससे कहूँ कि सर्वाइव कर, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। राइबोसोम से बोल रहे सर्वाइव कर, नहीं कर पाएगा। ये सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट तो है, बट ये लिविंग टेंडेंसी सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो नहीं कर सकते। सेकंड एक टर्म और यूज करता हूं मैं इसमें, चीज कि ऑल मेड अप टू सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग है, सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, सॉरी क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप टू सेल, मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है लिविंग, और वो किससे बने हुए, सेल। सेल ही देखो, ये जो सेल है ना, ये आगे जाके क्या बनाता है, टिश्यू। इसका ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या कहलाता है, ऑर्गन। ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी, ह्यूमन बॉडी। बात कुछ समझ में आई, मैंने बेसिक बेसिक बात बताई, मैंने कुछ ज्यादा घुमाया नहीं। सेल क्या है, सेल को हम लोगों ने पढ़ा, व्हाट इज सेल। सेल का व्हाट इज सेल का मतलब लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब आकार, और फंक्शन यानी कोई कार्य, यानी कि कोई आकार देने वाली चीज है और ये कार्य करवाती है, मतलब सारे फंक्शन करवाती है। हमने एक बात करी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या है कि इससे छोटी चीज होती नहीं है, और वो होती भी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो नहीं करती, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। मतलब इससे छोटी इसके अंदर राइबोसोम है, क्योंकि वो इसके अंदर रह रहा है भाई। इतनी बड़ी चीज है, उसके अंदर एक डब्बे के अंदर एक डब्बा रखा, मैंने माना कि एक डब्बा लिया, ठीक है, इस डब्बे के अंदर एक डब्बा लिया, तो ऑलमोस्ट ये डब्बा अंदर वाला छोटा होगा जब भी तो उसमें गया है, ऑलमोस्ट ये डब्बा छोटा होगा जब भी तो उसमें गया है ना। तो जब इसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिल्स है वो रियली में इससे छोटे होंगे जब भी तो इसमें रह रहे हैं, तो राइबोसोम इससे छोटा है, पर राइबोसोम अकेला नहीं रह सकता ना, मैं इसको बाहर निकाल दूं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ना ये कुछ कर सकता, ना एनर्जी बना सकता, ना रेस्पिरेशन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बट वो इसके अंदर रहते रहते सारा कुछ कर सकता है। मुझे बात समझ में आई, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद बात क्या करी मैंने, कि जो आपकी सेल है वो दो टाइप्स की है। मैंने पहले बात की तो लिविंग होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेन, उसके अंदर कितने टाइप का, एक तो था यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल का ही है भाई, वो सारा काम अपना खुद ही करेगा, उसको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक है मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब एक ग्रुप है, वो ये काम कर रहा है डाइजेशन का, एक ग्रुप है रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, सेल्स का बहुत सारा ग्रुप है, और ग्रुप आगे जाके ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। ये ऑर्गन सिस्टम क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का, ये कर रहा है डाइजेशन का। तो एक मल्टी सेलुलर में बहुत सारा स्कोप है। आगे बात सुने, फिर मैंने बात की सेल, सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू।
टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। ये पूरा ट्रैक अपन कहाँ पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियो के अंदर। यहाँ तक आपको बेसिक बेसिक कुछ समझ में आया? समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू। एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ, चलो एनसीईआरटी में आपको साथ साथ में लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट में यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, व्हाट इज सेल, जैसे आप पढ़ोगे, तो इसमें इसके ऊपर पढ़ो पहले। देखो एक तो लिविंग नॉन लिविंग वाली लाइन हो गई, इसके बाद सबसे लास्ट लाइन के अंदर जो पैराग्राफ है इसमें देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। सारे किस किस बने हुए हैं? सेल के। फिर उसके बाद दो चीजें बनी हुई है, एक तो सिंगल सेल वाले जिनको यूनिसेलुलर कह दिया, एक जो है कंपोजिशन में मेनी सेल्स है उनको हम लोगों ने कह दिया मल्टी सेलुलर। व्हाट इज सेल में बात करी हम लोगों ने, एक तो कैपेबल होता है यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की, हाँ अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे डिस्कवरी ऑफ सेल। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट दस लगा गया, सॉरी। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को क्या करना है, 10 से नए नए आप आए हैं अभी, तो एकदम आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए ना। मांगी सीखे सो बड़े, और विधु आए तो फल है। जिसको समझ में आई ठीक, नहीं समझ में आई तो और भी ठीक, ठीक है। चलो अभी चीज को देखते हैं। अगला एक लाइन, अगला टॉपिक है, चलो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। फर्स्टली रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी खोज। किसमें की थी? 1665 में। किसमें गई थी? कॉर्क में की थी। कॉर्क क्या होता है बेसिकली? कॉर्क है ना एक सेल है। देखो अगर कॉर्क की बात की जाए नॉर्मल कॉर्क की, तो कॉर्क तो कहते हैं ढक्कन को, बट कॉर्क सेल की अगर मैं बात करूं तो एनिमल टिश्यू वगैरह में पड़ेगी, जब वो कॉर्क जो ब्रिक होती है ना पेड़ की छाल, छाल के अंदर टिश्यू पाया जाता है, उसके अंदर एक सेल पाई जाती है, उसे कहते हैं कॉर्क सेल, ठीक है। उसमें खोजी, ठीक है। इसमें कहते हैं कॉर्क सेल। अब खोजी 1665 में। अब सीधी सी बात है तो क्या सी प्लांट सेल खोजी, प्लांट सेल खोजी। कौन था? छाल थी। छाल क्या होती? डेड होती, तो डेड सेल खोजी। ये आपने शायद नाइन्थ में पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, स्पेलिंग बात चेक कर लेना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, लाइव सेल। हम इसको क्या कहते हैं? लिविंग सेल, ठीक है। किसमें खोजी? कोई कहता है पॉन्ड में खोजी, ठीक है। कोई क्या कहता है इसके अंदर किसमें खोजी ये चीज? कोई कहता है पॉन्ड में खोजी, कोई कहता है बैक्टीरिया में खोजी, ठीक है ना। एक लाइन और जिसके लिए फ्री सेल भी लिख सकते हो आप लोग उसको, फ्री सेल। चलो आगे देखो। एक आया था ये रोबोट में, रोबोट BRO, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है ना। 1831 में ऐसा लगभग ये, ठीक है। 1831 सन वन तो इसे याद रखने के लिए 1831 आपकी बुक में दिया हुआ, थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मेनली फोकस करना है आपको इनके नाम पे, इनके काम पे, ठीक है ना। तो 31 में आया था। इसने कहा रूट्स में खोजी थी, रूट सेल में। किसमें खोजी थी? रूट सेल में, ठीक है ना। ये तीन साइंटिस्ट आए थे मेनली, इन तीनों का ही काम था। उसके बाद देखो 19 जो है 1950 में आपके इलेक्ट्रॉन जो है माइक्रोस्कोप आ गए थे। यहां तक जो माइक्रोस्कोप है 1950 में क्या गया था? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्रॉपर तरीके से व्यू कर पाए थे हम लोग किस चीज को? सेल को, ठीक है। गैलीलियो द्वारा खोजा गया था, गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। दूरबीन खोजी थी, दूरबीन माइक्रोस्कोप खोजा था गैलीलियो द्वारा। ढंग से माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 1950 में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ।
चलो यही एनसीईआरटी में सिमिलर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी हमेशा साथ में खोल के बच्चों, जिससे कि आप लाइन बाय लाइन आपको पता चलेगी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, चार ऑप्शन है, ठीक है, चलो लास्ट में करेंगे क्वेश्चन, लास्ट में करेंगे, ठीक है, याद है क्वेश्चन लास्ट में करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं, ये नोट कर लो पहले, कंपोजिशन पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे किस बारे में, आपके, ये नोट कर लो पहले आप। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। अब इस चीज को देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम क्या था, मैथेलियस लाइडेन, मैथेलियस लाइडेन, एक का नाम था थियोडोर स्वान। ये जो दो साइंटिस्ट थे ना, आपको कैसे याद रखना, देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि कौन सा क्या था, कौन सा क्या था। देखो, एक साइंटिस्ट का नाम था मिथिलिस लाइडेन, एक का नाम है थियोडोर स्वान। जो स्लाइडेन था ना, वो आया था 1838 में, कितने में आया था, 1838 में, और एक आया था 1839 में। एक जो था, जो स्लाइडेन था, वो क्या था, जर्मन का बॉटनिस्ट था, जर्मन में रहता था, और क्या था, बॉटनिस्ट, यानी वनस्पति विज्ञान की स्टडी करता था। और एक था जूलॉजिस्ट, वो था ब्रिटिश का, वो था स्लाइडेन ए स्वान। अब आपको याद कैसे रखना है, कौन सा बॉटनी खाता और कौन सा जूलॉजी खाता, मैं बताऊं। स्वान, स्वान एक पक्षी का नाम है, किसका नाम है, पक्षी, पक्षी किसमें आता है, एनिमल में, एनिमल की स्टडी किसमें होती है, जूलॉजी में, जूलॉजिस्ट था। ठीक है, ब्रिटेन का था, ब्रिटिश का था, और क्या था, जूलॉजिस्ट। ये कहाँ का था, जर्मन का था, और क्या था, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट था तो ऑलमोस्ट प्लांट पे स्टडी करेगा, और ये किस पे कर रहा था, ये पहले तो एनिमल पे कर रहा था, बट एनिमल के साथ साथ इसने प्लांट पे भी स्टडी करी। ठीक है, इसके कारोबार में भी इसने उंगली करी करी। चलो, अब देखो चीज को क्या है, जब इन दोनों ने आपस में देखा कि यार हाँ ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो इन्होंने मिलकर एक थ्योरी दे दी, उसे कहते हैं सेल थ्योरी। मगर पहले इन्होंने क्या किया, जो स्वान था ना, उसने एक चीज लिखी एनिमल के बारे में, कि मैं जब एनिमल की स्टडी कर रहा था ना, मुझे एक लेयर दिखी एनिमल के बाहर, एनिमल सेल के बाद मुझे एक लेयर दी, प्रोटेक्टिव लेयर। इस प्रोटेक्टिव लेयर को मैं उस टाइम कुछ कहता था, एक लेयर थी, अब जिसको आज आज के टाइम में जो वर्तमान में आप उसको कहते हो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उस टाइम सेल, उसने कहा था कुछ प्रोटेक्टिव लेयर है, बट वही चीज प्लांट के टाइम में देखी ना, तो उसको लगा प्रोटेक्टिव लेयर के बाद भी एक लेयर है। ठीक है ना, एक लेयर तो प्रोटेक्टिव लेयर थी सेल के बाहर, बट उस प्रोटेक्टिव लेयर के बाहर भी एक और लेयर है, उसे सेल वॉल कहा गया। ठीक है, ये बात समझ में मैं क्या कहा उसने, जब मैं स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, एनिमल के ऊपर, तो मैंने सेल देखी, उस सेल के अंदर मुझे कुछ कुछ एक लेयर दिखी बाहर की तरफ, आउटर मोस्ट लेयर दिखी, उसे मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, जो अभी अपन प्रेजेंट में कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, उसने नहीं बोला था, अपन कह रहे हैं। और अब उसके बाद उसने किस पे स्टडी करी, प्लांट के ऊपर। प्लांट पे उसने क्या बोला, यार एक और लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, आउटर मोस्ट लेयर एक और है, वो सिर्फ प्लांट में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। चल, बीच की समान लगे इसलिए सेल हो गया। अब दोनों मिलकर सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी दी भाई साहब, सेल थ्योरी देते ही एक क्वेश्चन आया, इसका क्वेश्चन आया, रुडॉल्फ विर्चो का एक क्वेश्चन आया। रुडॉल्फ विर्चो कौन है, क्या एक दादाजी थे, ताऊ जी है, ताऊ जी ने कहा भाई क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ यार, तुम लोग सब सही है, तुम लोगों की बात कोई गलत नहीं है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन भी सही है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गन है, ऑर्गेन्स जितने भी है, सॉरी, सारे जितने भी हमारे जीव जंतु है, वो सब किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। बात एकदम परफेक्ट है। सेल थ्योरी का कहना ही था कि जितने भी सजीव है सब किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। ठीक है, बात आपकी परफेक्ट है भाई साहब। मगर रुडाल्फ जी, और सॉरी कहते हैं स्वान ऑफ स्लाइडन जी, आप ये बताओ कि जो एक बार सेल मर गई, तो दूसरी बार सेल कहां से रही है। साथ समझे भाई, मेरे बॉडी में 100 सेल्स थी, 100 सेल एक ना एक दिन डेड हो जाएगी, उसमें तो कुछ डेड होती रहती है, कुछ दिन का जीवन काल बहुत कम है, जैसे आरबीसी का 120 डेज है, 120 डेज बाद मर जाएगी, तो आरबीसी दूसरी कहां से आएगी, दूसरी सेल्स कहां से आएगी। मान लो कुछ सेल डैमेज हो गई है, मैं कहीं चोट आ गई, बहुत सारी सेल डैमेज हो गई, तो सेल कहां से आएगी, नई सेल कहां से बन रही है। तो इन्होंने कहा ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अभी सोचो, जब कुछ चीज नहीं सोची है तो अब तो सोचोगे ना, अब तो अपना करियर का सही डिसीजन लो। तो उन्होंने कहा कि भाई, एक लाइन लिखी उन्होंने, अभी यहां तक आप नोट करो, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ इसको मिटा के। 1885 में रुडॉल्फ विर्चो ने क्या बोला, जो पुरानी सेल है ना, वही अपने अंदर डिवीजन करती है, और वही जो है आपको नई सेल बनाती है। मतलब ये पुरानी सेल थी, ये अब मरने वाली थी, इसने अपने अंदर डिवीजन किया और दो सेल का निर्माण किया। पहले तो क्या हुआ,
न्यूक्लियस डिवाइड किया और फिर उसकी सेल डिवाइड करी, ठीक है। तो दो दो सेल बन गई। इसी प्रकार जो है सेल अपने अंदर डिवाइड करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है ना, वही अपने में डिवाइड करके क्या करेगी, न्यू सेल प्रोड्यूस करेगी, न्यू क्या करेगी, सेल प्रोड्यूस करेगी। ये रूडाल्फ विर्चो कहना था। तब इन दोनों ने क्या किया, फिर वापस इन्होंने स्लाइडर स्वान ने मिलकर रूडाल्फ विर्चो को बैठा के और कुछ ज्ञान लिया और एक नई सेल थ्योरी प्रोड्यूस की। वो भी लिखते हैं, पहले यहां तक नोट करो, उसके बाद 3 लाइनें और है उस चीज की, वो लिखते हैं। यहाँ तक नोट करो फिर। चलो ठीक है, फिर देखते हैं ना रुडॉल्फ फिशर ने क्या किया। 1855 में आए, ठीक है। और 1855 में क्या किया, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दैट सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल आर फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो पास्ट में पुरानी कोशिकाएं थी, पुरानी सेल थी, उन्हीं से जो है नई सेल्स बनती, किस प्रोसेस से, डिवाइड की प्रोसेस से। यानी कि टूट कर नई सेल का फॉर्मेशन होता है, किन सेलों से, पुरानी ही सेलों से। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यार को लिखा हुआ ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये एक वर्ड क्या है, सेलुला वर्ड बेसिकली किसका है, सेल एक हॉल के टाइप रूम को कहते हैं, ठीक है। सेलुला सेल को, सॉरी सेलुला क्या, सेल इसको कहते हैं इस तरह की सिचुएशन को, चाहतों से पैक हो अपने अंदर, ठीक है। अब देखो फाइनल शेप देते हैं अपन। फाइनल शेप देते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को क्या कहते हैं हम लोग, फाइनल शेप। मतलब अब हम लोग प्रॉपर तरीके से कहेंगे, वापस से स्लाइड में सवाल में आके एक सेल थ्योरी दी। फर्स्ट पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, बताओ फटाफट बताओ, एनसीईआरटी खोल के बैठो ना। ऑल लिविंग all living compositions are made up to cell and cell produce, ठीक है ना। all living ठीक है। फर्स्ट लाइन की जो भी सेकंड क्या बोला था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी निकालो, पढ़ो इस चीज को। तो समझ में आया सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में क्या था, देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे स्लाइडर और एक थे स्वान। स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट। और स्वान ने बॉटनी में भी स्टडी करी। आउटर मोस्ट लेयर क्या बताया, प्लांट की सेल वॉल और किसी एनिमल की सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन किया गया सेल मेम्ब्रेन। एक लेयर बताई थी, बट उनका एनिमल में ये एक लेयर है, बट प्लांट में इस लेयर के बाहर भी प्रोटेक्शन लेयर है, इसे हमने सेल वॉल बोल दिया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर आपस में सेल थ्योरी हुई। ऑल सेल जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप टू सेल। बट वो चीज़ कहाँ गलत हो गई, राल्फ विर्चो है 1855 में, उन्होंने पूछ लिया कि बच्चों कैसे आई सेल, नई सेल कैसे बनी, जब पुरानी सेल तो मर गई। तो वो बता नहीं पाए, तो वो क्या, ये तो हमने सोचा नहीं, ठीक है। जस्ट चल रहे थे बढ़िया, फिर चाचा जी आगे डिस्टर्ब कर गए। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको इन्होंने क्या कह दिया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लो ये लाइन दे दी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, किसने वर्ड यूज किया, ये लाइन किसने यूज करी, आपको बोला रुडॉल्फ विर्चो ने की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, सेल थ्योरी को फाइनल टच किसने दिया, तो वापस इन्होंने मिलकर एक फाइनल टच दिया। इसमें क्या लिख दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज सेल एंड सेल प्रोड्यूस ऑफ सेल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इसके बाद सेकंड लाइन लिखा, ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुरानी सेल से बन के आते हैं। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज देयर सेल, ठीक है ना, सारे किससे बनते हैं, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इस चीज को। अब मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। देखो एक टाइम में पूछा गया था कि सेल थ्योरी किसने दी, सबसे पहले तो आपके पास दो ऑप्शन थे, चार ऑप्शन आते हैं इसमें, चार में से 1 और 2 के ऊपर बहुत लिखा हुआ था, एक पे था स्लाइडर और एक था स्वान, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया कि किसने जो है सेल थ्योरी दी, सॉरी बॉटनिस्ट कौन था,
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जूलॉजिस्ट कौन था, ये भी पूछ सकता है। वे स्वान कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिशियस थे या फिर जो आपके जर्मनिस्ट थे, क्या थे, कब आए थे, क्या था सेल थ्योरी के बारे में। तो ये प्रॉपर करीबन इससे 8 क्वेश्चन आराम से इजीली बन जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछा भाई कहाँ से आया, कौन था, क्या नहीं था। तो क्लियरली एक तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल टच मैंने यहाँ तक दे दिया। कल आपको क्या पढ़ना है देखो मैं आज बताता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले घर जाके एनसीईआरटी खोलनी है, व्हाट इज सेल कंप्लीट करना है, व्हाट इज सेल से पहले वाली लाइनें कंप्लीट करनी है, फिर सेल थ्योरी को कंप्लीट करना है। कल हम पढ़ेंगे ओवरव्यू द सेल, क्या पढ़ेंगे, ओवरव्यू द सेल। नोट साथ साथ पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी बुक साथ साथ पढ़नी है आपको, क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए बता दूँ जल्दी बैच आ जाएगा, हिंदी मीडियम का रोल यूज नहीं है। अभी इंग्लिश मीडियम के साथ थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, उसके बाद हम लोग प्रॉपर हिंदी मीडियम का भी एक बैच निकाल देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर, माय सेल्फ मोहित राव। ओके चलो पढ़ते रहो। और नए नए आए हो तो देखो कई लोगों को लग रहा होगा ना कि सर डिफिकल्ट पड़ता है, सर कैसे होगा, क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनो, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप सोचो बहुत हार्ड है, इजी इजी धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे सब होगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, नहीं होगा, आप छोड़ दोगे साइंस को। थोड़ा कष्ट लेना सीखो, थोड़ा समझो, जब धीरे धीरे आप रिपीटेशन करोगे ना इस चीज़ को, तो ये धीरे धीरे आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी। ये सेल आपको लगेगा यार पानी है यार, कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 8-10 लेक्चर में मज़ा आएगा पढ़ने में, साथ साथ पढ़िएगा। हाँ बैकलॉग मत कीजिएगा, साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत है बैकलॉग, यानी आप काम अधूरा छोड़ देते हो और फिर आप कहते हो ओ 1 महीने का पड़ा है मेरे पास काम, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कब करूँगा। रेगुलर टू रेगुलर, जो आज किया वो आज ही करना है घर जाके। सबसे पहले क्या करना है घर जाके, सबसे पहले एनसीईआरटी खोलनी है, पेज नंबर जो बताया था खोला, पढ़ा, देख लिया, हाँ रीडिंग कर ली एक बार, फिर अंडरलाइन कर ली, नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर कल क्या पढ़ के आना है तो आपको पहले ही मैंने बता दिया। थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ कल पढ़ के आइएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ के आइएगा, रैंडम आंखों के आगे से निकाल लो। कल मैं यहाँ समझाऊंगा तो और इजी तरीके से समझ में आएगा, और फिर घर जाके रिवाइज करोगे तो और भी आसानी से रिवाइज हो जाएगा, क्लियर दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। आज सेल थ्योरी कितनी जल्दी दिमाग में बैठ गई, कुछ था ही नहीं। तो वैज्ञानिक आए तो उन्होंने अपने अपने थे, एक तो था बॉटनिस्ट, एक था जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट ने बॉटनी के साथ भी स्टडी करी, पहले उसने जो है एनिमल पे स्टडी करी, उसने क्या बोला कि आउटर मोस्ट एक लेयर पाई जाती है, बट जैसे एनिमल के बाद उसने प्लांट में स्टडी करी तो उसने क्या बोला आउटर मोस्ट लेयर के बाद भी एक लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने कहा दोनों को मिला दो, दोनों ने आपस में मिलकर बातचीत करी, देख भाई तू मेरे फील्ड में मत घुस, उसने चलो दोनों मिलकर एक चीज़ लिखते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी बोल दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप टू सेल। तो उन्होंने कहा ठीक है, पार्टी चल रही थी इसकी सक्सेस पे, बट इसके बीच में कौन आया, चाचा जी आए रुडॉल्फ विर्चो। उन्होंने क्या बोला, क्या भाई देख ऐसी बात है, 1855 की बात है, पहले मुझे बताओ कि सेल नई कैसे आई। तो नई आती फंस गए बेचारे, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा उन्होंने, ठीक है। दादाजी ने क्वेश्चन तो गजब का ही पूछेंगे। तो उन्होंने कहा आप बताओ साहब, तो उन्होंने कहा कि जब प्री एग्जिस्टिंग सेल थी उन्हीं के फॉर्मेशन, उनमें डिवाइड होकर न्यू सेल का निर्माण होता है, न्यू फॉर्मेशन होता है। तो उसी लाइन को उन्होंने बोल दिया ओमनी सेल ई सेल। इससे क्वेश्चन आता है ये लाइन किसने बोली थी, तो आपको क्या बोलना है, रुडॉल्फ विर्चो ने बोली थी। रुडॉल्फ विर्चो कब आए, 1855 में आए, क्लियर। फिर फाइनल टच दिया सेल थ्योरी को, उसमें बोल दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज सेल एंड सेल प्रोड्यूस ऑफ सेल, ठीक है। सेकंड लाइन के सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, आप गुमराह हो जाओगे। तो नीट का भी जिसको भी करना है तो वो यहाँ या साथ साथ करता रहे, ठीक है ना। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।